नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी विनर्स एज यूपीएचएससी इंग्लिश सिलेबस डिकोडेड में। इस बार हम क्या काम करेंगे कि हम सिलेबस विज्ञापन संख्या 46 से लेके 50 तक का और फिर 51 का 50 का एक बराबर ही है, तो 46 से लेके 51 तक का सिलेबस हम देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस को बनाने में क्या लॉजिक रहा और इस सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर फिर आते हैं, उनसे क्या संबंध रहता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम शुरुआत में ही जो सोर्स है, वहाँ से ही पकड़ना चाहते हैं कि कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ताकि उससे रिलेट करके हम नोट्स बनाएँ और उसी से रिलेट करके हम तैयारी करें। तो ध्यान से सुनिए। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि इस सिलेबस का बस एनालिसिस करना नहीं है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन एनालिसिस हम कर किस लिए रहे हैं? क्योंकि हम पेपर का कोड क्रैक करना चाहते हैं और जो एक बार क्रैक हो गया, तो फिर उसको क्लियर करना कोई कठिन काम नहीं रहेगा। इसके लिए हमने सिलेबस लिया है 46-47 जो एक ही सिलेबस था और 50-51 जो एक ही सिलेबस है, मतलब 46 से लेके 51 तक का सिलेबस यूपीएचएससी का। इसको हम अभी एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन पेपर पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे बाद में। तो फिर ये दिखाई पड़ेगा कि कैसे अच्छी तरह से तैयारी की जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 46-47 में एक इंस्ट्रक्शन आता था। शुरुआत में ही ये जो लाल में मैंने बनाया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन आता था 46-47 वाले सिलेबस में, जो 50-51 में जो है नहीं दिखाई पड़ता है। ये इंस्ट्रक्शन में एक खास बात थी। ऑब्सक्योर एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, ये लिखा हुआ था। और आप पेपर जब देखिएगा 46 और 47 का, तो सचमुच आप उसमें देख पाइएगा कि 50 में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, थीम बेस्ड, टेक्स्ट के अंदर से, कंप्लीट एनालिसिस बेस्ड, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही क्लोज और कंफ्यूजिंग भी हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑब्सक्योर एंड कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन नहीं जो पूछना है बताया गया है 46-47 में, काफी हद तक उसे माना भी गया है। और ये जैसे ही ये हटा, तो वैसे ही आप देख पा रहे हैं कि 50 में ऑब्सक्योर एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ इंस्ट्रक्शन में आप देखिएगा, क्वेश्चन शुड बी डिजाइन्ड as to test the candidate's knowledge and understanding of literary movements, um, text and so on so forth. तो ये वाला जो है, ये अभी भी आप देख पा रहे होंगे मुख्य रूप से पेपर में, तो ये चल रहा है, चलता हुआ आ रहा है। तो इंस्ट्रक्शन का हट जाना एक एक्सीडेंट नहीं है। इंस्ट्रक्शन के हटने से कुछ चीजें भी हट गई हैं और पेपर कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि 46-47 के सिलेबस में और फिर उसके पेपर की बात करेंगे और 50-51 के सिलेबस में और फिर 50 के पेपर की और 51 के प्रोजेक्टेड पॉसिबल पेपर की बात करेंगे। तो सिलेबस में क्या अंतर है और उससे पेपर पे क्या असर पड़ता है। तो भाई, पहले भाग का जो सिलेबस है यूनिट 1 का, ये 46-47 में भी वही था और 50-51 में भी वही है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है पूरा, रेनेसांस से लेकर के पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक। लेकिन मजे की बात ये है, आपको याद होगा जिसने 50 का पेपर दिया है या उसको ध्यान से देखा है, एक प्रश्न उसमें आया था एंगल्स, जूट्स और सैक्सन्स वाला। ये 450 एडी के आसपास का प्रश्न है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस सिलेबस से कवर नहीं हो रहा है। तो इस तरह के ही और भी प्रश्न हैं जो इस सिलेबस से कवर नहीं होंगे और ये सब का सब या तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब से कवर होते हैं या तो एमएच एब्राहम्स की ग्लोसरी से कवर होते हैं। इसकी डिटेल बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है कि बाकी यूनिट्स में तो वो सिलेबस को फॉलो करते हैं क्वेश्चन बनाने में। यूनिट 1 जो है ना, ये आप चाहे नेट का सिलेबस देख लीजिए, चाहे यहाँ सिलेबस देख लीजिए, ये बस इंडिकेटिव सिलेबस है यूनिट 1 का। और इस इंडिकेटिव सिलेबस में क्योंकि सिर्फ सब टॉपिक्स दिए हैं, सब टॉपिक्स में डिटेल नहीं दिए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं चल पाता है। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर देखकर ही हम पता लगा पाते हैं कि कैसा बनाना चाहिए नोट्स को। दूसरा वाला जो यूनिट है ब्रिटिश ड्रामा का, ये 46-47 में जो टेक्स्ट है आप येलो में देख पा रहे हैं, बस उतने ही थे। इसका मतलब है कि 50 और 51 के लिए इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है।
कुछ तो प्ले राइट्स के एक प्ले था उनमें 2 कर दिया है, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ द जीव ऑफ माल्टा जोड़ा है। विलियम शेक्सपियर के जितने प्ले थे उसके अंदर किंग हेनरी 2 पार्ट्स जोड़ दिया है। और हैरोल्ड पिंटर की द होमकमिंग की जगह द बर्थडे पार्टी ले आया गया है। ये तो खैर माइनर चेंजेस हैं, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स जो प्ले राइट्स जो अपने एज के थे, जो थे ही नहीं सिलेबस के अंदर, जैसे बेन जॉनसन हुए, जॉन ड्राइडन हुए, कॉन्ग्रेव हुए, वेबस्टर हुए, गॉल्सवर्दी हुए, सेंज हुए, एलियट हुए, ऑसबॉर्न और वेस्कर तक हुए। तो सिलेबस को एक ऑल राउंड डेवलपमेंट दिया गया है। 46-47 से बदल करके 50 का विजन ऐसा रहा है और 51 का सिलेबस सेम है। तो 50-51 का विजन कुछ ऐसा रहा है कि हर एज के डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा को या जो ट्रेंड्स चले हैं उनको अच्छी तरह से कवर किया जा सके। और जब इसका बैकग्राउंड प्रिपरेशन कीजिएगा ब्रिटिश ड्रामा वाले सेक्शन का, तो जाहिर है हर एक राइटर का बैकग्राउंड प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, जब आप किचन सिंक ड्रामा कवर करेंगे ऑसबॉर्न और वेस्कर के मामले में, कॉमेडी ऑफ मेनेस कवर करेंगे, एब्सर्ड प्ले कवर करेंगे, रिवाइवल ऑफ वर्स ड्रामा कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक-एक टॉपिक उसके कॉन्टेक्स्ट में डेफिनिटली एक मोटा टॉपिक कवर हो रहा है। आयरिश रिवाइवल कवर करेंगे जॉन सेंज वाले केस में। बर्नार्ड शॉ वाले केस में ड्रामा ऑफ आइडिया और रियलिज्म कवर करेंगे। शॉ शॉ गॉल्सवर्दी के केस में सोशल कॉज और प्रॉब्लम प्ले कवर करेंगे। वेबस्टर के केस में रिवेंज ट्रेजेडी कवर करेंगे। कॉन्ग्रेव के केस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स कवर करेंगे। ड्राइडन के केस में रेस्टोरेशन ड्रामा और हेरोइक ड्रामा कवर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका इतना अच्छा अब कवरेज कर दिया है, रीच कर दिया है। ड्रामा का पूरा सिलेबस ही ये कवर कर ले रहा है और इतने अच्छी तरह से कवर कर रहा है, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट से पूछ लिए जाएँगे जैसा आप जानते ही हैं, नहीं तो राइटर से या कॉन्टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन से पूछ लिए जाएँगे। बहुत लंबा रेंज बना दे रहा है, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रहा है। तो 46-47 का सिलेबस जो है वो बैलेंस्ड नहीं था। 50-51 में इसको अच्छे से बैलेंस किया गया है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा ये सिलेबस बैलेंस होना। तो जिन्होंने किया होगा उन्होंने भी इसी मेरे ख्याल से इसी विज़न से किया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव पूरा कैनन कवर हो जाए। अब हम तीसरे यूनिट पर आते हैं, ब्रिटिश प्रोज़ एंड फिक्शन। यहाँ पर भी आप देखिए जो पीले वाले हैं हाइलाइटेड, ये सब पहले सिलेबस में थे 46-47 में। और जो हाइलाइटेड नहीं है, ये बाद के एडिशन है। कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे कि जेन ऑस्टिन की एमा सिलेबस में थी पहले, अब प्राइड एंड प्रेजुडिस है। थैकरे का वैनिटी फेयर पहले था, अब नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलोवे पहले थी, अब वो हटा दी गई है। तो स्पेशली आप नॉवेल का सिलेबस देखेंगे तो 3 बड़े-बड़े चेंजेस हैं, 2 तो डिलीशंस हैं और 1 सब्स्टिट्यूशन है। प्रोज के सिलेबस में एडिशंस ही हैं। जो जो एसेस पहले से थे, राइटर्स पहले से थे, वो अब भी हैं। कुछ नए राइटर्स और उनके एसेस ऐड हो गए हैं, जैसे कि अब फ्रांसिस बेकन ही सिलेबस में नहीं थे, तो उनको तो ऐड होना ही था। जॉन मिल्टन की एरियोपैजिटिका उनके एक रिप्रेजेंटेटिव फेस की रिप्रेजेंटेटिव पीस है, वो ऐड हुई है। एडिसन और स्टील पहले से ही थे। चार्ल्स लैम्ब के द साउथ सी हाउस, ड्रीम चिल्ड्रन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका ऐसे है। क्राइस्ट हॉस्पिटल बायोग्राफिकली इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 ऐड हुए हैं, बाकी तो पहले से थे, वैसे ही हैं। थॉमस कार्लाइल ऐड हुए हैं। हैज़लिट के 3 एसेज हैं। मैकॉले की एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनट्स ऑन एजुकेशन ऐड हुई है। वर्जीनिया वुल्फ की कई तरह से इम्पोर्टेंट और सेमाइनल ऐसे रूम ऑफ वन्स ओन ऐड हुई है। ऑरवेल का पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऐड हुआ है और फील्डिंग का, जिनका रिप्रेजेंटेशन सिलेबस से पहले नहीं था, उनका जोसेफ एंड्रूज अब सिलेबस में आ गया है। और नीचे की तरफ आप इधर आइए तो देखेंगे कि आरिस मर्डॉक की द सी से अब 1980 तक पहुंचता हुआ सिलेबस नजर आ रहा है। हाँ, ये आप अभी भी देख पाएंगे कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इसके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ में ये देख पाएंगे कि 2000 के दशक के आसपास के कोई भी नॉवेल नहीं है। पर ये सिर्फ इस सिलेबस की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस की प्रॉब्लम है, तो मोर और लेस आप मान सकते हैं इसे अप टू डेट कर दिया गया। ब्रिटिश पोइट्री का सिलेबस भी आप देखिए, चौसर पहले नहीं थे तो उनकी प्रोलॉग को ऐड कर दिया गया है। डन नहीं थे तो डन की पोएम्स को ऐड किया गया है।
ड्राइडन का ना होना अजीब है, तो एप्सिलॉन मैचिटोफल को ऐड किया गया है। ब्लेक भी नहीं थे। ग्रे की फेमस एलिजी वो भी सिलेबस में नहीं थी। तो इस तरह से करके सिलेबस को बैलेंस, आप देख ही रहे हैं बैलेंस की वर्ड है, बैलेंस करने की, बनाने की कोशिश की गई है। पोएट्री का ही सिलेबस आगे बढ़ता है और आप देखते हैं कि कोलरिज पहले सिलेबस में ही नहीं थे। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और कुबला खान को ऐड करके बहुत ही अच्छा काम किया गया है। पीबी शेली की छोटी पोएम एक सिलेबस में थी, तो एडोनाइस को भी ले आया गया और साथ में इंग्लैंड इन 1819 को ऐड किया गया है। ब्राउनिंग की एक पोएम ऐड की गई है, एलियट का एक पोएम ऐड किया गया है, ऑडेन का भी एक पोएम है और फिलिप लार्किन का एक पोएम, ये सारे एडिशंस हैं। इनफैक्ट एक फिलिप लार्किन की पोएम सब्स्टिट्यूशन है, नेक्स्ट प्लीज की जगह चर्च गोइंग आ गया है। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में पूरा का पूरा यूनिट वैसा का वैसा है, अदर देन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाला पार्ट आराम से फिगर ऑफ स्पीच, राइम, रिदम वगैरह देखते हुए एमएच एब्राहम्स से कवर किया जा पाएगा। लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला यूनिट जो है ये 46-47 में था नहीं। हाँ, उसमें थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म वाले ही पार्ट के एंड में ये जो येलो में मैंने हाईलाइट किया है, ये वाले पार्ट थे। ये बाकी सब नए आए हैं और आप देख रहे होंगे ये जो सब आए हैं, इनसे सिलेबस में एक डेप्थ आ गई है और वो अप टू डेट हो गया है। थियरी का पेपर मिलाने के बाद जो है क्रिटिसिज्म और थियरी एक्चुअली कंप्लीट हुआ है और अप टू डेट बन करके साथ में बैलेंस आया है इंडियन एस्थेटिक्स में रस और ध्वनि के ऐड हो जाने से, और क्वेश्चंस भी जो है पूछे गए और पूछे जाएंगे भी, जहां तक मेरा मानना है। फिर हम आए अमेरिकन लिटरेचर में, इमर्सन की एक पोएम ऐड कर दी गई, वॉल्ट विटमैन की एक पोएम ऐड कर दी गई है, एमिली डिकिंसन की भी एक पोएम ऐड की गई है, फ्रॉस्ट की 3 पोएम्स ऐड की गई हैं, वॉलेस स्टीवेंस पूरे के पूरे नए एक पोएट को ही 3 पोएम्स के साथ ले आया गया है। ओनील विलियम्स वैसे के वैसे हैं, मिलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है उसको लाया गया है, हॉथॉर्न हेमिंग्वे जैसे थे वैसे ही हैं, मोबी डिक और एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन जो कि इतने इंपॉर्टेंट हैं वो सेंट्रल, इनफैक्ट सेंट्रल हैं, वो आ गए हैं, और थोरो का सिबिल डिसोबीडियंस है। यूनिट 8 इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश के अंदर में कुछ तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक जगह पर, एक दो जगह पर कुछ एडिशंस हैं, जैसे टैगोर, गांधी और विवेकानंद को ऐड किया गया है। दो एक ऐसे और एक सॉरी 2 ऐसे, पहले पोएम था केवल, 2 ऐसे ऐड किए गए हैं औरोबिंदो के केस में। अब 46-47 में दारूवाला के पोएम्स थे वो अब हट गए, मुल्का राजानंद की अनटचेबल थी वो हट गई, अनीता देसाई को के वॉइसेस इन द सिटी को क्राई द पीकॉक से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो इतने चेंजेस इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश में हुए हैं, पर सबसे बड़ा चेंज अब आ रहा है 9 और 10 में। तो यूनिट 9 का जो सिलेबस था ये मैंने लेफ्ट में रखा है रेड में, आप ध्यान से देखिएगा। ये एक सरफेस लेवल सिलेबस था इन कंपैरिजन टू अब सामने आप जो सिलेबस 50-51 में यूनिट 9 का देख पा रहे हैं उसमें। सिलेबस में यूनिट का नाम लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स एंड मॉडर्न ग्रामर ही है, यहाँ पर देखिए, पर नाम के अलावा अधिकतर चीजें देख पाएंगे आप चेंज हो गई हैं। नीचे का तो पूरा का पूरा चोम्स्की से लेकर लैंग्वेज प्लानिंग तक एकदम नया ही ऐड ही कर दिया गया है, अदर देन स्टाइलिस्टिक्स को डेप्थ दे दी गई है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की और फ्रेज की जगह यहाँ पूरा का पूरा सिंटैक्स ही डाल दिया गया है। मॉर्फीम्स की जगह मॉर्फोलॉजी एक्सपैंड हो गया। फोनीम्स यहाँ पर है, यहाँ स्पीच मैकेनिज्म एंड फोनीम्स इन इंग्लिश, साथ में कॉन्सोनेंट क्लस्टर, सिलेबल वगैरह भी, फोनोलॉजी भी लगा दिया है इसके अंदर में। फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पहले थे, अब यहाँ फीचर्स ऑफ लैंग्वेज लिखे हुए नहीं है, पर आप बेसिक कवर करेंगे तो फीचर्स तो कवर फिर भी करना ही है। सोशल लिंग्विस्टिक्स की जगह लैंग्वेज वेरिएशन लगा दिया है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की जगह लैंग्वेज चेंज लगा दिया, मतलब इन दोनों को कवर करके और एक्सपैंड कर दिया और सीधा सस्यूर पे भी चले जाया गया है। लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस को एक्सपैंड करके प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में मिला कर दिया है। तो कैरेक्टरिस्टिक और लिंग्विस्टिक्स को यहाँ पर इस तरह से कवर कर लिया गया है। पैरेलल है लेकिन बहुत एक्सपेंड भी किया गया है, और आप देख पा रहे हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस इसी कारण से 46-47 के और 50 के काफी अलग अलग हैं। ये जो पूरा यूनिट है 10, इसको एकदम ऐड किया गया है और आसान बनाने के लिए देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है।
जो ग्रीन वाला हाईलाइट है वो सीधा लिफ्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सिलेबस से। मैं लिफ्ट कह रहा हूँ क्योंकि और कोई टर्म यूज करना सही नहीं होगा। मैंने काफी सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबाई देखे हैं, ये सीधा सीधा वहीं से ही छप के ही आ रहा है। ये जितने ग्रीन पार्ट है सब। येलो पार्ट मैंने जनरली येलो पहले किसी और कारण से था, ये यूनिटी अलग है तो इसमें इसका लॉजिक अलग हो गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है एमए का, उसके अंदर से ये येलो वाले पार्ट के जो टेक्स्ट हैं वो आए हैं। एक दो आपको इग्नू के सिलेबस में मिल जाएंगे, पर ये जो मेजोरिटी है ये वहीं से आए हैं। तो इलाहाबाद और लखनऊ हम मान रहे हैं। इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और इनका आयोग की प्रक्रियाओं से काफी पास का रिलेशन भी है। तो ये है कुल जमा सिलेबस का एनालिसिस। देख पा रहे हैं आप कि यूनिट 10 में लॉजिक ये है कि दो विशिष्ट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस से इसको अपडेट कर दिया गया है। बाकी यूनिट्स का लॉजिक ये है, लेवलिंग की गई है, कैनन को पूरा रिप्रेजेंट कर दिया गया है और सिलेबस को बैलेंस कर दिया गया है। इन सबके पीछे एक फिलॉसफी है और उसके पीछे एक पैटर्न है। फिलॉसफी ये है कि कई साल से सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो उसको 50 के पहले चेंज किया गया है और चेंज करके एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेबस बनाया गया है जिसमें कैनन को रिप्रेजेंट किया गया है और जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट और राइटर्स हैं उनको पूरा का पूरा यहाँ पर लाया गया है। साथ ही साथ जिन स्ट्रीम्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, आप अब देख पा रहे हैं वो स्ट्रीम्स आ गई हैं और लिंग्विस्टिक्स वाले सिलेबस से पूरा बैलेंस आ गया है। तो अब हम यहाँ पे सिलेबस के डिस्कशन को रोकते हैं। अब अगले बार जब हम मिलेंगे तो बाकी इस लॉजिक को लेकर आगे जा करके पेपर एनालिसिस पे लगाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको अब तक जो भी बात हमारी हुई पसंद आ रही होगी, उससे कुछ लाभ मिल रहा होगा। तो भाई अगर लाभ मिल रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक करेंगे तो उत्साह बढ़ेगा और पता भी चलेगा कि आपको अच्छा लगा है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लगातार जुड़ जाएंगे हमारे साथ में और जो भी कंटेंट अपलोड होगा, जो भी सलाह अपलोड होगी, वो आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है डेडिकेटेड, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी है। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, आप इस पे अपने कमेंट भेज सकते हैं, सजेशंस भेज सकते हैं। कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो छूट रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस पे काम हो, मटेरियल नहीं मिल रहा है, आप यहाँ बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, आप इससे आके जुड़ सकते हैं। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो भाई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वी के साथ जुड़ने के लिए और जैसा कि कहते हैं हम विद अस यू विन। थैंक यू वेरी मच।